मेरा नाम है सुभाष जैन और आप देख रहे हैं दी सुभाष जैन पॉडकास्ट इंडिया रीडिफाइनिंग। इंडिया रीडिफाइनिंग के आज के एपिसोड में मेरे साथ हैं मिस्टर विजय जिंदल, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक चमकते हुए सितारे हैं। जिंदल साहब को आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता होगा। जिंदल साहब एक कर्मठ, टेनेशियस, हार्डवर्किंग, सक्सेसफुल एंड वेरी डेडिकेटेड टाइकून रहे हैं एट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, जो कि आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं। तो मिलते हैं जिंदल साहब से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, आई एम फाइन, वेरी मच फाइन। बिल्कुल, आप बताओ सुभाष जी, कैसे हो? ठीक बहुत हो? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर, ये आज हम जो बात कर रहे हैं इट्स ए इनफॉर्मल डिस्कशन, कोई इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू नहीं है। तो हम बिल्कुल आपके लाइफ की, आपके एक्सपीरियंसेस, जो आप अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, इनसाइट्स जो शेयर करना चाहते हैं आप शेयर करिए सर। स्टेज इज ऑल योर्स। तो आप अपना इनिशियल डेज से लेके आज तक के पूरी जर्नी, पूरा स्टोरी बताइए सर। सुभाष, सबसे पहले आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू कि तुमने ये प्रोग्राम शुरू किया। थैंक यू सर। कि एक मतलब आप यंगस्टर के पास एक मतलब जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनके पास एक एक्सपीरियंस है, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ चीज़ है, वो यंगस्टर तक पहुंचाने के लिए आपने जो दिस वे शुरू किया, दिस इज गुड। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू सर। देखो, हमारा टेक्सटाइल की जर्नी जी, अगर मैं कहता हूँ कि हमने स्टार्ट की थी 1991 से। यस। तो 1991 में वी स्टार्टेड द टेक्सटाइल विद ए प्रोसेस हाउस। प्रोसेसिंग मींस गारमेंट, टेक्सटाइल प्रिंटिंग मिल। सर, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। टेक्सटाइल की जर्नी आपकी 1991 से शुरू हुई, उससे पहले की जर्नी आप बताएं पहले। चलो, मैंने उससे पहले की जर्नी है कि आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, ओके। मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1978 में पूरी की थी। ओके। तो उसके बाद पूरा करने के बाद देन मैंने आई स्टार्टेड माय करियर विद ए गैल्वनाइज्ड वायर एंड गैल्वनाइज्ड स्ट्रिप प्लांट लगाया था। अच्छा। और वो हम केबल आर्मर उसको बोलते थे, केबल आर्मर स्ट्रिप्स और केबल आर्मर प्लांट्स। ओके। वो हमने एक प्लांट चालू किया था फरीदाबाद में ही। अच्छा सर। तो वो प्लांट लगाया, उसमें हम केबल्स के जो आर्मरिंग होती है उसकी वो वायर्स और स्ट्रिप्स बनाते थे। ठीक है। तो जब तक उस प्लांट में हम वी आर रनिंग दैट प्लांट। ओके। देन इन 1991 में हमारे पास ये एक चांस आया, मतलब क्योंकि फरीदाबाद उस टाइम प्रोसेसिंग का एक हब था। प्रोसेसिंग काफ़ी इंडस्ट्रीज थी, लेकिन हब तो था, लेकिन साथ साथ क्या कि एक्सपोर्टर्स में, एक्सपोर्ट के अंदर फैब्रिक की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज 80% रोल था फैब्रिक का जी। तो उस टाइम एक्सपोर्टर्स फैब्रिक को लेके काफ़ी परेशान थे। ओके। मतलब उनको फैब्रिक नहीं मिलते थे, क्वालिटी के नहीं मिलते थे, टाइम पे नहीं मिलते थे, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग हाउसेस थे वो कैपेसिटी कम थी उनकी जी, और उनका क्वालिटी भी वो लेवल के स्टैंडर्ड नहीं थे। तो ये बात कुछ हमारे फ्रेंड्स थे एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज में, कभी उनसे बात होती थी तो देवर सेइंग, यार आप लोग फरीदाबाद रहते हो तो आप लोग प्रोसेसिंग का प्लांट चालू करो, प्रोसेस हाउस लगाओ। ठीक है। तो ये आइडिया वहाँ से आया। ओके। तो देन फिर मैंने अपने सोचा, अपनी फैमिली में डिस्कस किया। ठीक है। तो देन इन 1991 समझो, जो कि टेक्सटाइल हमारे लिए समझो एक जीरो फील्ड था, मतलब जिसमें मेरे को अगर सही मायने पूछो 1991 में मेरे को ये नहीं फर्क पता था कॉटन में और टेरिकॉट में क्या फर्क होता है। कपड़े की ABCD नहीं पता थी। तो लेकिन जब एक आइडिया आया तो फिर एक कंसल्टेंट को पकड़ा। कंसल्टेंट के थ्रू मैंने और प्लांट देखे, एक मैं बॉम्बे प्लांट भी देख के आया जाके। तो आइडियाज इकट्ठे करने शुरू किए। तो वो जब आइडियाज इकट्ठे हुए, धीरे धीरे चीज़ समझ में आनी शुरू हुई, तो फिर देन इन 1991 में हमने ये प्लांट लगाया। ओके। अपने शिवालिक प्रिंट्स के नाम से हमने फरीदाबाद के अंदर प्लांट लगाया अपना। तो ये हमने शुरू किया। तो लेकिन जब प्लांट लगाया तो इसके अंदर दो चीज़ होती थी, बराबर तीन टीम होती थी कि एक तो
आपका प्लांट एंड मशीनरी कैसी है, सेकेंडली आपकी टीम कैसी है, राइट, थर्ड आपका जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। रॉ मटेरियल मीन्स क्या होता था इसमें, जो प्रिंटिंग डाइंग प्रिंटिंग के अंदर जो डाइज केमिकल्स यूज होते थे, जो कलर्स यूज होते थे, राइट, वो कलर्स आपको समझ लो उनकी क्वालिटी में इतना फर्क था, रेट में इतना फर्क था कि सेम ब्लैक रंग का कलर, अगर काला रंग का आपने प्रिंटिंग करनी है, वो कलर अगर आपको 10 रुपए केजी मिल रहा है तो स्टैंडर्ड का वही कलर 30 रुपए केजी मिलता था। अच्छा, लेकिन रंग वो भी काला करता था, वो भी काला करता था। अच्छा, सामने वाले को नहीं पता लगता था। ओके, तो लेकिन मैंने जब ये शुरू हुआ तो आई स्टार्टेड, सबसे पहले एक सोच बनाई कि प्लांट एंड मशीनरी टॉप की लगानी है, जो बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है उनकी लगानी है, सो दैट बेस्ट क्वालिटीज प्रोड्यूस हो, बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस हो। ठीक है, जो हमारे इस फील्ड के और लोग थे, अगर मैंने उनसे बात की तो बल्कि वो इस चीज़ को ये कहते थे, यार तुम बेवकूफ़ वाली बात कह रहे हो। जैसे एक रोटरी, इसमें रोटरी प्रिंटिंग होती है जी, एक रोटरी मशीन उन दिनों एक लक्ष्मी की होती थी, वो 20 लाख रुपए की आती थी सिर्फ जी, और स्टोरमैक की जो मशीन थी जो कि स्विट्जरलैंड से आती थी, वो 60 लाख की आती थी। ओके, तो आई हैव डिसाइडेड कि भी हम स्टोरमैक की मशीन लगाएंगे। तो जितने भी हमारे और लोग कंपटीटर थे, बोले यार आप पागल हो रहे हो कि इतने महंगे प्लांट क्यों लगा रहे हो, आपने प्रिंट करना है, प्रिंट तो लक्ष्मी की मशीन भी करेगी। बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हम प्लांट लगाएंगे बेस्ट जी। तो हमने बेस्ट प्लांट और मशीनरी की सिलेक्शन की। उसके बाद टीम के अंदर भी बेस्ट लोगों को लिया, जो भी एरिया में बेस्ट लोग थे, सैलरीज कुछ भी थी। उसके बाद डाइज केमिकल की जब बात आई, देन अगेन आई कम टू द थिंग कि भी हमें बेस्ट डाइज केमिकल लेने हैं, चाहे उनके रेट डबल ट्रिपल हो। Okay. तो जो मेरा परचेज मैनेजर था जो मैंने रखा था, क्योंकि मेरे को डाइज केमिकल का आइडिया नहीं था, मैंने उसी से पूछा था, यार तुम बताओ यार इसमें कौन से अच्छे हैं, कौन से स्टैंडर्ड के हैं। तो उसने जब कहा यार ये मिलेगा, इसके एक्स रेट है, इसके बी है, इसके जेड है। तो मैंने कहा यार हम तो ये जेड वाले ही लेंगे। तो बोले सर आप पागल हो, आप इतना महंगा डाइज केमिकल लगाओगे, कॉस्टिंग इतनी हाई आएगी, तो आपको आपकी यूनिट चलेगी नहीं। बोले नहीं यार, अपन एक्सपोर्टर से मांगेंगे, बिल्कुल हम रुपया 2 रुपया मालूम से 10% 15% कॉस्ट ज्यादा मांगेंगे, लेकिन क्वालिटी का माल छापना। दैट्स ग्रेट। तो ये सोच बनाई उस टाइम, दिस इज कॉल्ड विजनरी। तो उस विजन ने काम किया। यस, जब हमने काम शुरू किया कि भाई एक चीज स्टोर में की रोटरी लगाई है, बेस्ट टीम ली है और डाइज केमिकल बेस्ट लेना है, हमने जिस एक्सपोर्टर से बात की कि भाई अगर दूसरा मिल उनको 10 रुपए मीटर में प्रिंटिंग कर रहा है, हमने कहा हम 12 रुपए लेंगे। आपने कह के 12 रुपए लिए, लेकिन साथ में क्वालिटी का एश्योरेंस दिया। 12 रुपए देके ही वाज वेरी हैप्पी। मतलब किसी ने भी उस चीज के ऊपर इतराज नहीं किया, किसी ने भी एक बार भी ये नहीं बोला कि भाई इसके अंदर क्या नाम कोई रेट ज्यादा है। मतलब क्योंकि हर आदमी आज फैब्रिक में 1-2 रुपए 3 रुपए मीटर एक्स्ट्रा देने में उनके कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। उनको तो लिए थोड़ा सा एरिया था, लेकिन अगर उनको क्वालिटी का माल टाइमली डिलीवरी मिल जाए जी, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो उससे हमने अपने शुरू किया। मतलब एकदम ऐसी पुशिंग हुई, मतलब ये हाल हो गया था कि हमारे को कैपेसिटी वाज फिल्ड विद इन अ मंथ। 1 महीने बाद द टोटल प्लांट की कैपेसिटी भर गई। बिल्कुल, मतलब ये हाल था कि बिल्कुल ओवरलोडेड हो गया। तो आपने सर कितनी रोटरी लगाई इनिशियली? हमने 2 रोटरी लगाई थी। 2 रोटरी लगाई। और उसमें कितना प्रोडक्शन आता था एक रोटरी पे? हम टोटल डाइंग और प्रिंटिंग मिक्स करके रफली उन दिनों 1,90,000 से 1 लाख मीटर पर डे का हम काम करते थे। ओके। उसमें कुछ 60% प्रिंटिंग होती थी, 40% डाइंग होती थी। ठीक है। तो ये रफली हम ये काम करते थे। ओके। तो क्योंकि हमारा प्लाट की जितना साइज था उस साइज के हिसाब से वो फिलअप था, उसमें फर्दर एक्सपेंशन का स्कोप नहीं था कि हम और बढ़ाएं। ठीक है। तो प्लांट ऑलरेडी एक फुल कैपेसिटी पे चल रहा था। ओके। तो ये हमारा टेक्सटाइल का स्टार्ट था। ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि हम एक्सपोर्टर्स के लिए जो वर्क काम कर रहे थे जी, फिर हमने इस चीज़ पे सोचना शुरू किया, यार क्यों नहीं अपना एक्सपोर्ट का ही काम किया जाए। बिल्कुल। तो फिर एक जैसे ये जनरल ये वोवन प्रिंटिंग वोवन डाइंग थी, फिर एक बात शुरू हुई निट्स का। उन दिनों इंडिया में जो स्कोप था ना, निट्स मोस्टली या तो तिरपुर होता था साउथ में, या लुधियाना होता था। लुधियाना
ये एक LNG ग्रुप था। मतलब एनसीआर में ऑलमोस्ट नील के बराबर था। लोग निट्स का काम नहीं करते थे। मैक्सिमम एक्सपोर्टर्स वुमन शर्ट्स बनाते थे, वुमन लेडीज ब्लाउजेज, लेडीज ये सब बनाते थे, लेकिन तो निट होजरी का काम नहीं था। ओके। तो ये प्रोजेक्ट 1994 में तो फिर अगेन कोई कंसल्टेंट से डिस्कशन किया, बात की। ओके। उसने कहा यार आप अगर आपको एक्सपोर्टर ही बनना है तो आप निट्स में आओ। ठीक है। और निट्स का पूरा प्लांट लगाओ, निटिंग भी करो, धागा खरीद के निटिंग करना, डाइंग करना, और उसके बाद उसके गारमेंट बना के एक्सपोर्ट करो। ठीक है। तो उसकी बात पे लेके फिर हमने इस प्रोजेक्ट को अगेन पूरा सारी वर्किंग करके 1994 में हमने देन ये निट्स का पूरा वर्टिकल यूनिट लगाया। एंड इट वाज अल्ट्रा मॉडर्न मशीनरी एंड ऑल। ये तो सोच हमारी शुरू से थी कि जो भी प्लांट जब भी लगाना है ना, उसकी मशीन को अल्ट्रा मॉडर्न ही लेना है। ठीक है। ये सोच को मैं शुरू से बना के चलता था। मतलब यार आज आप 20, 30, 40% कॉस्ट एक्स्ट्रा लगा लो, बिल्कुल, मतलब उसका आपको लॉन्ग लाइफ तक बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। वो होता है ना, महंगा रो एक बार, सस्ता रो बार बार। तो वही होता है कि एक बार तकलीफ होएगी, लेकिन बाद में आपको वो मिलेगा। तो ये सोच के साथ काम किया। तो निट्स में भी मतलब भी डन स्टार्टेड वेरी गुड। अपना काम अपना अच्छी उसमें अपना प्लांट चला, अच्छा काम किया, अच्छी टीम ली, सारा काम को अपने करते गए। तो निट्स की हमने कैपेसिटीज बढ़ाते गए धीरे धीरे, फैब्रिक में भी, गारमेंटिंग में भी। तो हम निट्स के अंदर मतलब उस टाइम में टिल 2002 हम लोग रफली 200-250 250 करोड़ एक्सपोर्ट पे टच करने लगे। वेरी गुड। टच कर दिया था हमने। राइट। तो ये हमारा टारगेट हमने अपने किया। और आप बहुत ही प्रोमिनेंट बायर्स के साथ, ब्रांड्स के साथ काम कर रहे थे निट्स में। हमारे बायर सारे प्रोमिनेंट थे। गैप वाज वन ऑफ द आवर टॉप बायर, देन मेसी, मे डिपार्टमेंटल, कोल्स, मे उससे मे भी कंपनी थी, देन H&M, मतलब ऑल बिग ब्रांड्स जो भी थे हम उनसे काम कर रहे थे। ओके। बायर वाइज हमारे पास सब अच्छे कस्टमर थे। ठीक है। दैट वाज और टेक्सटाइल का वो है। तो हम कंपनी को ऐसे ही चला रहे थे। तो 2005 में देन वी स्टार्ट थिंक यार चलो अपनी कंपनी को पब्लिक किया जाए। पब्लिक, या। तो फिर 2005 में हमने अपनी कंपनी को उसका इशू निकाला, पब्लिक इशू। और वाले अभी देखो इतना अच्छा और वेलकमिंग वो था कि 40 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ हमारा इशू। वंडरफुल। हाँ, इट वाज ए 40 टाइम्स सब्सक्राइब। ओके। तो इट वाज ए गुड गोइंग। लेकिन जब 2008 में एक रिसेशन आया तो सारे सबके लिए आया। तो वो एक हिट था, काफी बड़ा हिट था। ओके। मतलब उसमें हिट में मतलब काफी हमें हिट लगा, क्योंकि हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो इसलिए वो हिट भी हमें ज्यादा हुआ। उस टाइम कुछ स्कीमें प्राइवेट बैंकों की थी, डेरिवेटिव्स की थी, वो उनके अंदर भी हमें काफी हिट हुआ। तो वो पीरियड था, तो वो दैट वाज ए बैड पीरियड, जो जिसको मैं बोलूँगा 2008 से 2011-12 2-3 साल बैड पीरियड था। वो सबके लिए था। काफी कंपनियां तो उन दिनों में बंद भी हो गई। जिन्होंने कुछ डेरिवेटिव ज्यादा किया था वो फंस गए। बड़े लोग ज्यादा फंसे, हम लोगों ने थोड़ा डेरिवेटिव की ज्यादा बुकिंग की थी। राइट। लेकिन चलो उसके बाद फिर धीरे धीरे उस वक्त कोटा सिस्टम भी काफी, कोटा तो देखो 2005-4 में खत्म हो गया था। कोटा तो अर्लियर इट वाज फुल ऑफ कोटा, लेकिन 2004 से कोटा चला गया था। तो कोटा का रहने का और खत्म होने का क्या इम्पैक्ट आया, कुछ आया आपके एक्सपोर्ट्स पे? देखो कोटा फर्क तो आया। फर्क तो एक ही था कि भी आज जब कोटा की जो प्राइस थी ना रफली, मतलब आपके 25% द प्राइसेस गोज टू द कोटा। हाँ। तो वो खत्म होगी बिल्कुल मालूम से। तो लेकिन उससे एक ही तो कम हुआ, तो फिर प्राइस भी ड्रॉप हुए। कस्टमर ने भी सस्ता लेना शुरू किया। हाँ। लेकिन एक पीरियड क्या होता है, जब कोटा था ना, कुछ इंडस्ट्रीज, कंट्रीज, उनकी क्वांटिटीज फिक्स थी। इतना कोटा है, इतना बिजनेस तो होगा ही होगा। बिल्कुल। कुछ कंट्री ऐसी थी जो कोटा फ्री थी। जैसे नेपाल था,
इजिप्ट था, ये लोग कोटा फ्री थे, तो वहाँ काम हो रहा था, यहीं के लोग वहाँ जाके काम करते थे भी, कोटा फ्री था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब कोटा खत्म हुआ तो फिर एट दैट टाइम आपका उन कंट्रीज का बिजनेस शिफ्टिंग हुआ। ओके। नेपाल से बिजनेस शिफ्ट हुआ, क्यों, फिर वहाँ वाइबल तो था ही नहीं, तो कोटा की वजह से ही, कोटा फ्री थे इसलिए था। हाँ। ऐसे ही इजिप्ट का केस था, तो फिर वो बिजनेसेस शिफ्ट हुए ओके वाले, लेकिन उस बिजनेसेस को जितना इंडिया को कैप्चर करना चाहिए था ना, वो कैप्चर हम नहीं कर पाए। ओके। मतलब वो बिजनेसेस और कंट्रीज काफी लेगी, बांग्लादेश ने बहुत तेजी से जंप किया, राइट। तो ठीक है। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, कुछ हमारे, हम उसके लिए तैयार नहीं थे। ओके सर, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप टेक्सटाइल के लिए नए थे, लेकिन अच्छे अच्छे ब्रांड्स के सब टॉप जो हेड थे उनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन बने। वो कैसे, मतलब आपने क्या ऐसा जादू किया उन लोगों के ऊपर के, चाहे वो गैप के सीएमडी हैं, चाहे वो मैसीज के हैं, सब लोगों ने आपको एकदम बहुत भरपूर प्यार दिया और सब लोगों ने आपको एकदम, क्या ये आपका जादू था या प्लांट की मशीनरी और क्वालिटी का इम्पैक्ट था? देखो क्या होता है सुभाष, कि जादू काम नहीं करता, काम जो करता है आपका काम करता है। राइट। एक वो भी एक बिजनेस ऑफिस में बैठे हुए हैं, एक इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑफिस, हेड ऑफ द इंडिया ऑफिस। अगर मैं टाइम पे क्वालिटी पे उनको माल देता रहूँगा, राइट, सर्विस अच्छा देता रहूँगा, तो नेचुरली मेरे साथ और मेरे किसी भी काम में कोई चीटिंग नहीं होगी। हाँ, तो नेचुरली मेरा उनके साथ रिलेशंस बेटर होते जाएंगे। तो वही उस चीज ने काम किया। so it was the efficiency of your team and बाकी तो अपनी company. नेचर थी, अच्छी नेचर थी, हम Right. किसी को वो नहीं करते थे, लेकिन साथ में ये चीज ने ही हमें इस लेवल पे लेके गया। करेक्ट। कि उन लोगों ने एक, मतलब हमारे रिलेशनशिप ऐसे थे कि वो हमारी बात सस्टेनेबल बन गए, वो मतलब मानते थे, हमारी चीज को मतलब वैल्यू देते थे। वैल्यू देते थे कि भी अगर हम कुछ कहते थे तो उसकी वैल्यू इसलिए देते थे, उनको पता था कि ये लोग डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल। ओके सर, काम करते हुए आप क्या सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? व्हाइल इन योर वर्क आप क्या, किस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलती है आपको? देखो सबसे ज़्यादा खुशी तो काम में ही मिलती है। सबसे पहले तो कि आदमी को काम करने में ये होता है कि भी काम, जब एक आदमी, देखो काम का दो लेवल है, एक तो कोई काम को अपनी टेंशन मांगे, ओ यार बहुत टेंशन है यार, ओके, एक उस आदमी उस काम को एंजॉय करे। जब वो आदमी उस काम को एंजॉय करने लग जाता है ना, हाँ, तो काम ही खुशी बन जाता है। तो काम फिर वो देखा है मैंने। फिर वो आदमी की अलग ही चीज होती है। हाँ, मैंने एक देखा, कुछ लोग जो टेंशन में रहते हैं ना, यार काम को बहुत काम है, वो ना काम को एंजॉय कर पाते हैं ना लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। वो तो मैं तो काम को ही एंजॉय करता हूँ। बहुत बढ़िया। और अपना भाई है, काम है, एंजॉय करो। काम के अंदर तकलीफें आएंगी, हाँ, अगर आप तकलीफ को भी मैं एंजॉय के तौर पर ही लेता हूँ। मतलब यार ठीक आई है ना, कोई बात नहीं, निकल जाएगी। वो ना ये वक्त भी निकल जाएगा, कहते हैं ना वो, मतलब वो बात, वो कहावत है ना कि ये वक्त भी निकल जाएगा। हाँ। तो अपन यही, मैं तो यही सोचा करता हूँ यार, ये वक्त भी निकल जाएगा। तो सर आपके भी लाइफ में ऐसे कोई चैलेंजेस आए जो कि जिससे लगा हो आपको कि ये बहुत परेशानी वाला टाइम आ गया यार, ये कैसे मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा? हमारा जो 2008 से 2010-11 का टाइम था, डेरिवेटिव का ह्यूज लॉसेज, हमने डेरिवेटिव की अगले 4 साल की बुकिंग्स की थी। ओके। तो उसमें काफ़ी ह्यूज लॉसेज हो रहे थे। अच्छा। बड़ा वो चैलेंजिंग टाइम था हमारे पास, मतलब अपने बायर्स को डिलीवरी नहीं दे पा रहे थे टाइम पे। जो हमारा एक बोलो जो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट था, वही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन गया कि हम टाइम पे माल ही नहीं दे रहे थे, कि हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं हो पा रही थी, रॉ मटेरियल के लिए नहीं हो रहे थे पहले। तो वो टाइम था ना, जो वो 3 इयर्स वर रियली चैलेंजिंग। मतलब उस टाइम मैं भी बहुत ही ज़्यादा हिला, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे डिलीवरीज पे, हमारे फेस पे बिजनेस दिया हुआ था, हम उनकी डिलीवरीज नहीं दे पा रहे, उनको डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम। सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट सिचुएशन? बस ओवरकम हुआ धीरे धीरे, मतलब चीज़ों को लाइन पे लाना शुरू किया, अपनी चीज़ों को, मतलब जो अपना कुछ बिजनेस कम किया, रिड्यूस करते गए बिजनेस, जितने फंड्स अवेलेबल थे। राइट। कुछ अपना रियल स्टेट में ऐसा काम किया कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को
ओके जो होती है उनको निकालो, ताकि अपनी जो लाइबिलिटीज है, डेट्स को कम किया, ओके डेट को जीरो करना शुरू किया, ओके उधर डेट को कम किया, उधर बिजनेस को कम किया, ठीक है, मतलब वो सारा ज्वाइंट करके फिर धीरे धीरे बैलेंसिंग करी फिर मतलब आपने, दोबारा एक बार नीचे जाके फिर उठना शुरू किया। राइट, मतलब एक आप एक लेवल पे होता है तो यहाँ आपकी फंड रिक्वायरमेंट भी उतनी होती है, सब कुछ होता है। बिल्कुल, फिर उसको कहा यार इसको छोटा करो अभी, ठीक है, क्योंकि अब हम मतलब हमारे पास फंड्स नहीं है इतने, हम्म, और जो डेट्स है उसको पूरा करने के लिए आप पे कुछ एडिशनल जो प्रॉपर्टीज है उसको 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 बैलेंसिंग करने बेच के के लिए, उसको पूरा करो उससे, ठीक है, ताकि उसको कम करो। राइट, तो उससे निकले। ओके। सर जो आपका टाइम था उसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अपग्रेड नहीं थी, इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं थी जो कि आज है, तो आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखी है कि उस टाइम से लेके आज के टाइम तक क्या डिफरेंस है, पहले कैसे आपने जब कम टेक्नोलॉजी थी उसमें भी आपने इतना बढ़िया रिजल्ट दिया, और आज टेक्नोलॉजी का क्या असर है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। देखो, डेफिनेटली टाइम के साथ टेक्नोलॉजी तो बदलती रहती जी, है। वो टाइम जब हमने स्टार्ट किया 1994 में एक्सपोर्ट का, तो कपड़ा जब हम जिस कपड़े से गारमेंट बनाते हैं उसके अंदर ना एक वेस्टेज होती है। मतलब आप ये देखो ना, गारमेंट पूरे कपड़े से कटता है तो उसके एंड कटिंग्स होती हैं, कटिंग करने के बाद जो कपड़ा वेस्ट होता है, हाँ, वो वेस्ट है वेस्ट पैसा। है, कपड़ा तो आपने अगर सपोज करो 200 रुपये केजी कपड़ा ला रहे हो, उसमें से आज के दिन अगर आप हाउ यू यूटिलाइज इट मैक्सिमम इज योर प्रॉफिट। उस टाइम हम हमारी जो वेस्टेज थी, हाँ, हम उस टाइम रफली 35-40% कपड़ा वेस्ट करते थे, क्योंकि हमारे को वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ, ऑटोमेटिक कैड नहीं थे, हाँ, ऑटोमेटिक मतलब रिडक्शन कैसे बेस्ट मैनुअल यूटिलाइजेशन कटिंग कैसे होती करें, थी, वो चीज़ों का अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, वो मास्टर्स अपने बिठाते थे, हाँ, पैटर्न तुक्के लगते थे, राइट, वो एक बहुत बड़ी सेविंग हुई, अच्छा, वाले जो उस टाइम में नहीं थी। ओके, फिर आप ये देखो, आज सारा सस्टेनेबिलिटी का टाइम है। हाँ, उस टाइम हम जितना 1 किलो डाइंग करने में जितना पानी लगता था, आज उससे आधा लग रहा आधा लगता है, है। हाँ, उस टाइम पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल, फिर मशीनरी भी ऐसी नहीं थी, मशीन की वजह से था हाँ, ना ये, हाँ, कि मशीन की जो एक कपड़े को डाइंग करने में जितना पानी लेती थी, आज की मशीनें उससे आधा पानी भी नहीं लेती। बिल्कुल, लो लीकर रेशियो की मशीन है अवेलेबल। फिर आपको आज के दिन उस टाइम जो हम पानी हमारा वेस्ट निकलता था, उसको हम लोग ट्रीट करते थे। ट्रीट करने के बाद उसको अपने वाले सीवरेज में वेस्ट हो रहा था पानी, आप ट्रीट करके अपने सीवरेज में डाल रहा है। आज हम इस टेक्नोलॉजी पर आगे 0 लीटर डिस्चार्ज, जीरो उसको उस पानी को रीयूजेबल कर रहे हैं सारा, ताकि उसको आप डिस्चार्ज ना करके उसको रीयूज करो। राइट, वाटर का देखो, आज पानी ही तो जीवन है, हाँ, तो उसका वो आ गया। तो आज गारमेंटिंग में जो पहले उस टाइम में पर वर्कर जो गारमेंट बनते थे, मान लो अगर 30-20 बनते थे, आज वही वर्कर्स मतलब नए नए टूल्स फिक्चर्स लगा के वो 30-35-40 बना रहे हैं। राइट, तो ये कंपटीशन का टाइम के साथ ये टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन है, लोगों को समझ में आ रही है धीरे धीरे कि भाई वेस्टेज जो 40% थी आज 15-20% पे रह गई है, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है, पानी वेस्ट नहीं हो रहा, लेस डाइज केमिकल यूज करके आप कोस्ट एफिशिएंसी हम ज्यादा मेंटेन कर पा रहे की हैं, तरफ काम हुए हैं सारे के सारे। देन स्टिचिंग मशीनें ऐसी आ गई कि स्किप नहीं होते धागे, पहले तो गारमेंट करते करते धागे स्किप हो गए, मतलब इस तरह की धागे टूटते बहुत है, मतलब हर तरह की टेक्नोलॉजी अच्छी आई है। ओके, गुड। सर आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट क्या हैं आउटसाइड ऑफ योर वर्क? हालांकि टाइम नहीं मिल पाता होगा आपको ज़्यादा हॉबीज करने में, बट फिर भी नहीं ऐसा नहीं है। हॉबीज तो एक तो मैं क्या है कि सोशल बहुत रहता हूँ, मेरा एक बहुत ही अच्छा एक फ्रेंड सर्कल है। ओके, मतलब आई एंजॉय मैं अपने फ्रेंड्स से मिलना, उनके साथ इवनिंग में सेटिंग करना, अच्छा, मतलब ये करना, मतलब अपने दोस्तों से मिलना, ओके, डिनर्स करना इकट्ठे, वो मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, अब तो नहीं है, पहले तो आई एंजॉय स्पोर्ट्स आल्सो, क्रिकेट। आई नो, आपने मुझे वो टाइम याद है जब आपने गैप के साथ टीम बना के और अपना पहले मैं स्पोर्ट्स काफी करता था, क्रिकेट और गेम्स खेलना, ये मेरा स्पोर्ट्स भी मेरी एक हॉबी थी। अच्छा, और बाकी फिर बचे हुए टाइम आई एंजॉय विद माय फैमिली। तो अभी भी आप क्रिकेट
देखते हैं ना जो भी अब उम्र अभी? के इस अच्छा, पड़ाव में छोड़ दी नहीं क्रिकेट। खेलते नहीं, देखते अब तो होंगे। हाँ, नहीं देखता हूँ, हाँ, देखने का शौक बहुत है, ओके। क्रिकेट का शौक बहुत है। मैं अपने टाइम में जब मैं कॉलेज में था तो हम अपनी कॉलेज की टीम में आई प्लेड माई क्रिकेट विद कपिल देव। अच्छा, उस टाइम हम खेलते थे। वेरी गुड सर। हाँ, तो वो ओके, अब तो देखते हैं, अब तो खेलते हैं। राइट। ये अब टेक्सटाइल थोड़ा इंडस्ट्री। भक्ति की तरफ ज्यादा टूरिंग करने का होता था, वो होता है यार चलो बनारस चलो, चलो अ, वृंदावन चलो। अब वृंदावन, हाँ, मतलब अब थोड़ा सा रिलीजियस उम्र के साथ रिलीजियस ना उसमें, आदमी चेंज करना शुरू हो जाता है। राइट। तो अपने टाइम में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते थे आप? बहुत प्रेशर में, प्रेशर इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जब आपने पूरे फुल उसमें थे तो कैसे, हाउ यू मैनेज दैट, कैसे आप? मैंने कहा ना कि देखो, जब आप काम को एंजॉय करो ना, हाँ, फिर कोई प्रेशर लेकिन नहीं होता। टेंशन रहता है, काम है तो टेंशन है। टेंशन ना, टेंशन मानने की बात है, सोचने की बात है। मैं ना इस चीज को देखता हूँ, मेरे हाँ, मेरे एक दोस्त हैं यहाँ, डॉक्टर सारे जानते भी है हम्म, फरीदाबाद में, डॉक्टर एस एस बंसल है। हाँ जी, कार्डियोलॉजी में इज वन ऑफ द अथॉरिटी इन कार्डियोलॉजी। हम्म, अगर आप मैं उनके पास बैठ जाऊँ तो मैं उनको देख लूँ ना, वो पागल की तरह मेरे ओपीडी में 100 पेशेंट बैठे हैं, फिर ऑपरेशन थिएटर में इतनी एंजियोप्लास्टिक हो रही है, हम्म, फिर ये इतना काम हो रहा है। तो हम तो आज क्या है कि कोई गलती करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा ये है ना भाई, कपड़ा खराब हो जाएगा हाँ, या कॉस्ट बढ़ जाएगी। उनकी तो ये गलती एक आदमी की लाइफ है। लाइफ ले सकती है, हाँ, हमारे अगर वो ओटी के अंदर किसी हम्म, को स्टेंट लगा रहे हैं, स्टेंट हम्म, लगाते गलत लग गया, हाँ, कुछ भी हो गया, तो उनकी टेंशन कितनी होती होगी बिल्कुल, कि जो आदमी के हाथ में जिंदगी है जिंदगी किसी है, की। हाँ, तो मैं लेकिन उनकी मैंने टेंशन के आगे हमारी लेकिन मैं टेंशन कुछ भी उनको नहीं है। देखता था, मैं शुरू में इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। आई नो। तो जो भी मैं उनको शुरू में ये चीज़ मैंने उनसे सीखी और देखता था, तो मैं उनसे कहता, बोले डॉक्टर साहब आप ये इतनी इतनी टेंशन और आप फिर भी इतने आराम से कूल, सबसे बात कूल नहीं बात। हाँ, नॉलेज ही अगर मैं टेंशन करूँ तो मैं तो मर ही जाऊँ। हाँ, हाँ, नॉलेज कि मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ, राइट, लेकिन मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ। हाँ, हाँ, कि भी मेरा काम है, मेरे को ये स्टंट लगाना है, हम्म, बिल्कुल बेस्ट तरीके से लगाऊंगा। हम्म, हम्म, ओके। तो बहुत ईमानदारी से वो काम करते थे, उनको देख के आपने? अब मेरे को थोड़ा बोले ऐसे ही आप किसी न किसी मॉडल को सुन लेते हो यार, ये जिस तरह, तो मैंने फिर मैं भी अपने काम को ना टेंशन नहीं करके उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। यार एंजॉय करो, जो होगा काम को पूरा मन लगा के करो, अपने आप ही ठीक होगा। ठीक है। सर, आज के टाइम में काफ़ी लोग हैं जो चाह रहे हैं कि टेक्सटाइल में आए, लेकिन वो किसी न किसी वजह से हिम्मत नहीं कर पाते हैं। या तो आज की जनरेशन को ये लाइन पसंद नहीं है, या कोई और बात है, कंप्यूटर्स में ज़्यादा रुझान है, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा रुझान है। तो जो आना चाह रहे हैं टेक्सटाइल में, उस एंटरप्रेन्योर की ब्रीड को आपकी तरफ से क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी उनकी कि नहीं, इस लाइन को हमें आगे ले जाना है, आगे आओ और एक्सेप्ट करो, टेक्सटाइल इज ए गुड लाइन देखो एक टू बार टू मेक द एंटरप्रेन्योरशिप, टू कंटिन्यू द एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस? देखो एक बात तुमने बोली ना कि वाकई आज ये एक बड़ा चैलेंज है, स्पेशली इंडिया में हम लोग फेस कर रहे जबकि हैं। आपका टाइम ने, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है, आज सब लोग इससे डर के दूर भागना चाह रहे हैं, तो उसको देखो कैसे मैं मतलब इक्वेशन बैठाएं? मैं ये कह रहा हूँ कि एक वक्त चेंज हो गया, एक जनरेशन गैप हो गया। राइट, हम आज ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज, हम बिजनेस में जितने हमारे फ्रेंड सर्कल हैं और जितने टेक्सटाइल्स में हैं, सब फेस कर रहे हैं कि जो न्यू जनरेशन है वो स्पेशली टेक्सटाइल गारमेंट एक्सपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स में फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग या गारमेंट एक्सपोर्ट इनमें आना नहीं नहीं चाह रहे। मतलब उसके पीछे रीजंस क्या है कि ये बिजनेस स्पेशली गारमेंट एक्सपोर्ट एक बहुत चैलेंजिंग बिजनेस है। आज चैलेंजिंग क्या है कि एक तो सबसे पहले उसके एक तो रीज़न उन लोगों को ये है, उनको लगता है यार उन्होंने एक जमा जमाया काम है उनके पास, मतलब वो कहता है ना कि वो एक अच्छी उसमें पैदा हुए हैं, मतलब उनको वो नहीं है। फिर इस चैलेंज को आज जो इस सोचते हैं यार इतनी मेहनत करके, इतने चैलेंजेस करके, आज बिजनेस में ना कंपटीशंस भी बहुत हो गया, आज वो मार्जिन्स भी नहीं रहे। वो सोचते हैं यार इतनी मेहनत करके, इतना वो करके, यार इस मार्जिन में ये क्यों करूं, मैं तो दूसरा कर लूंगा ना काम। हाँ। और काम में बहुत है, वो कर लेंगे। तो बट अभी क्या ये ऐसा है, क्या आपको लगता है कि ऐसा है, क्या वो सही सोच रहे हैं? ऐसा ही हो रहा है, 50% में तो खास कर हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी
यंगस्टर को कहूँगा कि भी आप ना थोड़ा सा अपना सोचने का, थोड़ा सा उसको रवैयों को बदलो। मतलब डेफिनेटली अब चेंजेस करो। जो एक हमारी जनरेशन ने जिस तरह काम किया है, तो आप उसके अंदर चेंजेस करो, क्योंकि न्यू जनरेशन एक नई सोच के साथ आती है। या आप चेंज करके आओ। बिल्कुल। हम ये मत आओ कि जैसे आपके फादर काम कर रहे हैं यार, आपके उन्होंने जैसे किया, आप चेंज करके इसके अंदर आओ, तो तुम्हारे आने से डेफिनेटली चीज़ ग्रो करेगी। ओके। आज इस ये काम क्या है कि आने वाला टाइम बड़ा अच्छा टाइम है, स्पेशली इंडिया के। आज देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट पुशिंग कर रही है। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका, जापान के साथ हो चुका, यूएई के साथ हो चुका, नेक्स्ट यूके यूरोप इन लाइन है, कनाडा इन लाइन है। तो ये सारी चीज़ों के साथ हमें एक अच्छी बिजनेसेस मिलेंगे इंडिया को। स्पेशली इंडिया टेक्सटाइल में गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ी प्लानिंग है कि स्पेशली इन टेक्सटाइल में, तो इसको आप आओ, अपने तरीके से आओ। नहीं, बट इसमें उनको क्या चीज़ ऐसी है जो कि मोटिवेट कर सके कि नहीं मेरे को टेक्सटाइल में आना है? क्योंकि इसमें फंड की अगर हम देखें तो फंड वो शायद डर जाते होंगे कि फंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। मेरे ख्याल से अगर आप फिक्स कैपिटल लगाओ ना, इससे कम फिक्स कैपिटल में कोई भी काम नहीं। तो कौन सी लाइन से वो शुरू करें कि क्या चीज़ से, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग में आए या ट्रेडिंग में आए या? नहीं, ट्रेडिंग नहीं, कोई भी काम करो आप थोड़ा सा शुरू करो। जैसे आज एक, चलो अगर आज फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग लेनी है तो वो एक इट इज ए बिग वन, दैट इज ए वो बिग लंबा काम है वो। ओके। सारा हाँ, बिठाओ मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। हाँ बुलाओ वहाँ बिठाओ। तो अगर आप वो लगाओ कि क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अगर फैब्रिक के ऊपर जाए तो वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट का काम है। ओके। गारमेंटिंग इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है। नहीं, गारमेंटिंग के अंदर अलग अलग एरिया है। आप गारमेंट को चुनो, आप होम टेक्सटाइल को चुनो। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धीरे, जैसे स्टार्टअप्स की लोग बात कर रहे हैं। फिर हमारी प्रेजेंटली डोमेस्टिक भी गारमेंटिंग की काफ़ी इंडस्ट्री है, काफ़ी काम है डोमेस्टिक का। ठीक है, चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। चैलेंज एक ही है कि हमारे आज के दिन डोमेस्टिक गारमेंटिंग में काफ़ी बड़ी सोर्सिंग बांग्लादेश से हो रही है। राइट। क्योंकि हमारा बांग्लादेश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जैसे रिलायंस है और बिग ब्रांड्स है, वो बांग्लादेश से काफ़ी माल ला रहे हैं। ठीक है। तो वो चैलेंज है, चैलेंज तो सभी इंडस्ट्रीज में है। राइट। तो लेकिन कोई करेगा इसको डिफरेंट तरीके से करेगा। आज आपका एक फास्ट टू फैशन मूवमेंट है। राइट। उसमें आप हिस्सा बनो। आज माने आप कैसे डिजाइन सेक्टर अपना, जितना डिजाइनिंग को मजबूत करो, अपने वाले इन चीज़ों पे काम करो। मतलब अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी सोच को इंक्लूड करो। जब आप तुम अपनी सोच और अपनी टेक्नोलॉजी को इसमें लगाओगे ना, तो कुछ ना कुछ चेंज होगा और आप मच बेटर कर सकते हो जो हम लोगों ने किया। ओके, ठीक है। तो सर मुझे अभी आप शिवालिक डिज़ाइन चला रहे हैं, तो शिवालिक डिज़ाइन का शिवालिक प्रिंट और एसपीएल वो है ऑलरेडी। हाँ, वो ऑलरेडी है। एक फैशन का एक अलग यूनिट है। हाँ, ये नया यूनिट आप इसमें आपने क्या किया है और इसको नहीं, ये सेम, ये इट इज द सेम थिंग। ये जैसे हम शिवालिक प्रिंट और एसपीएल में हमारा गारमेंटिंग नेट्स की यार बेसिक्स गारमेंट ज्यादा है। ओके। हाई फैशन वहाँ कम होता है। ठीक है, हाई फैशन आप शिवालिक में ये हमारे ये काम शुरू किया था अपनी बेटी के साथ लेके। मेनली मेरी बेटी ही काम करती है। ओके। तो मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है। ये हाई फैशन टाइप उनका काम है, तो समथिंग जो हम वहाँ नहीं करते थे, इस टाइप का काम। सो दिस इज ऑनलाइन बिजनेस और एक्सपोर्ट है। ठीक है। तो सर इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बेसिकली हम आपके अब तक के जर्नी के एक या दो जो ब्राइटेस्ट अचीवमेंट्स हैं वो आप मेरे को इन ब्रीफ थोड़ा बता दें, जिसको लेके आपको लगता है कि हाँ ये वास्तव में मेरा अकम्पलिशमेंट है और मुझे आई एम प्राउड ऑफ दिस। हालांकि दुनिया जानती है कि आपने क्या क्या अचीव किया है, बट मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा उसके ऊपर हाईलाइट करें। देखो, ब्राइटेस्ट तो ये होता ही है कि आपको एक लाइन की ABCD नहीं पता। टेक्सटाइल में जब हम 91 में आए ABCD नहीं पता था, लेकिन जब 91 में टेक्सटाइल शुरू किया जी, तो हमने भी रेज टू लेवल, इस लेवल तक पहुँचे। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जो कि आदमी को, एक तो जनरली क्या होता है कि आदमी सोचते हैं यार
ट्रेडिशन चल रहा है, उसके फादर ने बिजनेस शुरू किया था, नई जनरेशन आई उसने और ग्रो कर लिया, फिर अगली पीढ़ी आई उसने ग्रो किया। हमारे तो टेक्सटाइल में किसी ने कोई ABCD नहीं पता थी, सारे जनरेशंस में नहीं पता थी, तो उसमें हमने एक लेवल लिया। सेकेंडली बोलो आज के दिन मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि भी टेक्सटाइल के अंदर आने के बाद हमें पहले जो प्रोसेसिंग शुरू की थी, फिर उसके बाद भी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी जब 94 में जब हमने ये एक्सपोर्ट का होजरी का प्लांट लगाया, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मतलब वो उस टाइम इंडिया के अंदर होजरी के वर्टिकल यूनिट ही मेरे ख्याल 2 या 3 थे सारे। मतलब उस काम को करना, उस टाइम में करना, बेस्ट प्लांट करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से कमीशन किया। नॉर्थ इंडिया में इट वाज द बेस्ट इंडस्ट्री, अमंग द टॉप इंडस्ट्री लगाई थी और वो टॉप नाम क्रिएट किया था। वो एक हमारी बेस्ट अचीवमेंट थी जो हमने की। ऑलराइट सर, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच कि आज आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, और आज आपने लिसनर्स जो भी हमारे होंगे इंडिया में और इंडिया से बाहर काफ़ी बेनिफिटेड होंगे आपके व्यूज़ और आपके इंसाइट्स जान के। तो I would like to thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you.